आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गाइडेंस चैप्टर नंबर 77 थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन। तो अब इसमें जो फर्स्ट पेज है, जो इस पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई, जस्ट वैसे आपको बता देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 15 to 20 ग्राम। और आपको पता है कि एनाटॉमी में आप हिस्टोलॉजी में ये डिस्कस कर लेंगे इसका कि थायराइड जो होता है ये फॉलिकल्स पर मुश्तमिल होता है। और फॉलिकल्स की जो लाइनिंग सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल, ये होते हैं क्यूबॉइडल शेप, इनको कहते हैं फॉलिकुलर सेल, या गाइडन में लिखा हुआ है थायराइड सेल। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं सी सेल। और इसकी सिक्रीशन है उसका भी आपको प्रीवियस नॉलेज से पता है कि ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक होता है T3 T4। T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन है, और T3 है। इसके अलावा जो सी सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कैल्सीटोनिन। और फॉलिकल्स का अगर बताया जाए डायमीटर तो 100 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अच्छा जी, अब हार्मोन्स की तरह जनरल फंक्शंस की थोड़ी सी आपको बता दूं तो कैल्सीटोनिन जो होता है ये तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। ये जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा तो उसमें एक एक को हम देख लेंगे। थायरोक्सिन जो है ये बेजल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट को 60% देन नॉर्मल इंक्रीज़ करवा सकता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो BMR है हमारा 40 to 50% देन 50% ऑफ द नॉर्मल जो है ये रह जाता है, सिर्फ इतना कम हो जाता है BMR। अब इसके बाद लास्ट में ये इसमें पैराग्राफ में बस ये आयोडीन की डोज बताई हुई है। GIT से एब्जॉर्ब होने के बाद आयोडीन मोस्टली किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है। सिर्फ 150 जो बचती है उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन। और उसके अलावा इसकी डोज होती है, क्योंकि हार्मोन इसकी सिंथेसिस बहुत कम मिनिमल रिक्वायर होती है, मिलीग्राम में रिक्वायर होती है। 50 मिलीग्राम पर ईयर। आपको पता है कि ईयर में 50 वीक होते हैं, अगर पर वीक बताएं तो 1 मिलीग्राम पर वीक जो है इसकी होती है। ये आयोडीन की 1 मिलीग्राम पर वीक जो है ये रिक्वायर होती है। डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन कैसे होती है। अब जो चीज़ हम सिंथेसाइज करने जा रहे हैं हमें उसके नाम से आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। तो नाम से दायरे लेट्स सपोज हम देखते हैं, ये देखें ट्राई आइडोथायरोनिन, ये सिंथेसाइज करना, ये टेट्रा आइडोथायरोनिन सिंथेसाइज करना। तो नाम से दायरे आइडो एक मतलब क्या, अगर ये सिंथेसाइज करना चाहते हैं एक तो हमारे पास आयोडीन होनी चाहिए, थायरोनिन दूसरी चीज़। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। तो थायरोनिन और टायरोसिन मिलते जुलते नाम है। तो थायरोनिन से आपको याद आ जाना चाहिए कि टायरोसिन, यानी कि इसका मतलब T3 और T4 बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आयोडीन एक है टायरोसिन। अब आयोडीन कहाँ से लेंगे? आयोडीन ब्लड में से लेंगे, यानी कि जो हमारी डाइट में होगा हम इंजेस्ट करेंगे इसको जो है ये आयोडीन प्रोवाइड करेगा। नंबर 2 टायरोसिन की बात रहेगी। टायरोसिन कहाँ से आएगा? ये होगा एक प्रोटीन बनती है ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन, ये जो एपिथेलियल सेल सिंथेसाइज करते हैं वहाँ से आएगी। अच्छा जी, अब सिंथेसिस जो है ना इसको पढ़ने से पहले कुछ जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आप ज़हन में रख लेते हैं तो सिंथेसिस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। पहला रूल क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो T3 T4 सिंथेसाइज करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आयोडीन और नंबर 2 टायरोसिन चाहिए होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोडीन जो है हम ये कहाँ से लेंगे? ये ब्लड से लेंगे। तो क्या है कि पहला रूल ये आपने बात जनरल याद रखनी है, I2 टेकन इन द फॉर्म ऑफ द आयोडाइड। ब्लड से तो हम उठाएंगे इसको आयोडीन को सिंथेसाइज करने के लिए T3 T4, लेकिन आयोडीन I2 की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड। तो ये जो ब्लड से हम आयोडाइड उठा रहे हैं, आयोडीन को इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड, फिर इनको फॉलिकुलर सेल्स और फिर ल्यूमन में पहुंचा रहे हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द आयोडाइड ट्रैप। ये मैं अभी इसकी डिटेल बताता हूँ। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि चलो आयोडीन चाहिए था हमने, वो तो आयोडाइड की फॉर्म में उठा लिया, ब्लड से ले लिया है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? टायरोसिन। तो टायरोसिन मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है थायरोग्लोबुलिन। ये कौन सिंथेसाइज करते हैं? थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज बाय द थायराइड सेल या एपिथेलियल सेल, या ये देखें फॉलिकल है। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल इनको थायराइड सेल या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, ये थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज करते हैं। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात में बिठा लेनी है। वो क्या कि मैंने बताया था कि आयोडीन हमने उठाई ली तो आयोडाइड की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता था कि आयोडीन भी हमारे पास आ गई है, टायरोसिन भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन और टायरोसिन को आपस में जोड़ना है। अब इनको अटैच करने के लिए क्या है, जनरल रूल ये याद रखना है कि ओनली I2 बाइंड विद द टायरोसिन। टायरोसिन के साथ कभी भी आयोडाइड, जो हम आयोडीन को आयोडाइड की फॉर्म में लेके आए थे, ये कभी भी बाइंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब फिर क्या है कि अगर हमने आयोडीन को टायरोसिन के साथ जोड़ना है तो आयोडाइड को हमने आयोडीन में बदलना है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसके लिए एंजाइम यूज होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी, लेट्स सपोज ये थायरोग्लोबुलिन है, इसके एक मॉलिक्यूल में 70 टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। लेट्स सपोज ये टायरोसिन है और इसके साथ आके क्या जुड़ जाते हैं? आयोडीन जुड़ते हैं, T3 या T4 बनता है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारे पास T3 T4 बनता है ये सेपरेट नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन अपना टायरोसिन अलग दे रही है, इसके साथ आयोडीन जुड़ रहे हैं, बल्कि क्या होता है कि T3 एंड T4 फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द थायरोग्लोबुलिन। स्टोर भी इसी फॉर्म में होता है और बनते भी इसी फॉर्म में। अच्छा जी, अब रेगुलर बेसिस पे हम सिंथेसिस डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला स्टेप होगा आयोडाइड ट्रैप, क्योंकि मैंने कहा था आपको आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन किस फॉर्म में आती है? आयोडाइड फॉर्म में। लेट्स सपोज ये ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे पास पड़ा हुआ है आयोडाइड, ठीक है। अब होगा क्या कि ये आप ऐसे अज्यूम करें कि ये एक जो है ना, लेट्स सपोज जैसे कि ये एक फॉलिकल है,
ये फॉलिकल का क्या है, ये सेल्स हैं और ये इसका क्या ल्यूमन है। तो इस साइड पे ऐसे लेट्स सपोज यहाँ पे ये समझ लें आप, ये सर्कुलेशन है। तो ये मैंने जो एक सेल है इसको इनलार्ज करके दिखाया, ये एक फॉलिकुलर सेल है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन है आउटसाइड या सर्कुलेशन वाली साइड पे, इसको कहते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। और ये जो है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, अंदर ये ल्यूमन है, ये ल्यूमिनल या एपिकल मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या कि आयोडाइड पड़ा हुआ है सर्कुलेशन में, हमने इसको लेके आना है पहले सेल के अंदर और सेल के बाद ल्यूमन में पहुंचाना, जहाँ पे T3 T4 सिंथेसाइज होना है। इस फिनोमेना को कहते हैं आयोडाइड ट्रैप। आयोडाइड को सर्कुलेशन से उठाना, फॉलिकुलर सेल में लाना और अल्टीमेटली ल्यूमन में पहुंचाना, इसको कहते हैं आयोडाइड ट्रैप। अब होगा कहते हैं कि आपको पता है आयोडाइड जो है ये नेगेटिवली चार्ज थिंग है। तो नेगेटिवली चार्ज चीज़ थिंग जो कोई भी होगी अगर, तो वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस आसानी से नहीं कर सकेगी, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में एक होता है सोडियम पोटासियम पंप। ये क्या करता है, पोटासियम को इनसाइड मूव करता रहता है और सोडियम को क्या करता रहता है, आउटसाइड मूव करता रहता है। ठीक है, जब ये करता है तो अंदर क्या हो जाता है, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम हो जाती है। सोडियम आपको पता है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वैसे भी ज़्यादा होता है। सोडियम फिर क्या करता है, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है। जब सोडियम आउटसाइड से इनसाइड जाता है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, इसी की एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या होता है कि एक और ट्रांसपोर्टर होता है, ये क्या करता है कि 2 सोडियम को इनसाइड लेके आता है और इसके साथ साथ इस आयोडाइड को भी ले आता है। और ये एनर्जी इसके लिए जो चाहिए होती है वो कहाँ से आई है, एनर्जी यूज्ड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द सोडियम। ये जो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस सोडियम पोटासियम ATPase ने क्रिएट किया था। सोडियम जब अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये ट्रांसपोर्टर सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है, ये यूज़ करके 2 सोडियम को अंदर ले आता है और उसके साथ आयोडाइड को ले आता है। तो इस तरह सर्कुलेशन से आयोडाइड पहुँच गया इन द सेल। अब सेल से ल्यूमन तक कैसे पहुँचेगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एपिकल मेम्ब्रेन में या ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में एक होता है ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, क्लोराइड को क्या करता है, सेल के अंदर लेके आता है और उसके साथ साथ क्या करता है, आयोडाइड को उठा के ल्यूमन में फेंक देता है। क्लोराइड आयोडाइड को काउंटर ट्रांसपोर्टर या इसको पेंड्रिन कहते हैं। तो इस तरह आयोडाइड जो है सर्कुलेशन से सेल एंड अल्टीमेटली ल्यूमन तक पहुँचता है। ले जी, हमने अपना आयोडाइड जो है वो पहुँचा दिया ल्यूमन में। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, टायरोसिन। तो अब होता क्या कि फॉलिकुलर सेल्स कुछ एक ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद क्या करते हैं, ल्यूमन में डाल देते हैं इस तरह। ये जो ल्यूमन में है इसको कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन क्या होता है कि एक मालिक्यूल के अंदर 70 टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है थायरोग्लोब्यूलिन भी आ गई है इन द ल्यूमन और अब आयोडाइड भी आया पड़ा है हमारे पास ल्यूमन के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास 2 ही चीज़ें चाहिए थी, आयोडीन चाहिए थी और उसके अलावा क्या चाहिए था हमें, टायरोसिन। तो दोनों चीज़ें होगी, थायरोग्लोबुलिन भी हमने ल्यूमन में पहुंचा दिया, आयोडाइड भी आ गया। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको एक बताई थी, वो ये बात थी कि मैंने आपको बताया था कि आयोडाइड कभी भी टायरोसिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक एंजाइम होगा, एंजाइम क्या करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको कहते हैं पर ऑक्सीडेज। ये एंजाइम इसको आयोडाइड में बदल देगा और आयोडाइड फिर क्या होगी, टायरोसिन के साथ बाइंड कर सकती है आसानी से। अब होगा क्या कि बिल्कुल इस तरह जैसे थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो गया, सिंथेसाइज होने के बाद मैंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो अब सिंथेसाइज होने के बाद ये जाता है गाल्जी अपरेटस के पास। गाल्जी अपरेटस के बाद उसके बाद क्या ये आता है ल्यूमन में। जैसे ये ल्यूमन में आ रहा है और उधर से आयोडाइड आ रहा है, तो बिल्कुल उसी टाइम जैसे आयोडाइड सेल से इसके ल्यूमन में फॉलिकल के एंटर हो रहा होता है ना, बिल्कुल उसी टाइम क्या करता है, ये पेरोक्सीडेज एक्टिव होता है और आयोडाइड को आयोडीन में बदल देता है, ताकि जब ये ल्यूमन में पहुँचे तो आयोडाइड की फॉर्म में हो, I2 की फॉर्म में हो और उधर से क्या हो, थायरोग्लोबुलिन पड़ी हुई हो। अब लेट्स सपोज अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आप अज्यूम करें कि ये आयोडीन, ये जो है थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल, इसके साथ ये सारे टायरोसिन रेजिड्यूज लगे हुए हैं। तो टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ आके इसके जो थायरोग्लोबुलिन के इनके टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ ये I2 आके जुड़ जाएगा। जब तो इस फिनोमेना को कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन, यानी थायरोग्लोबुलिन में के टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ जब ये आयोडीन आके बाइंड कर देगा, तो इस फिनोमेना को कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन। और बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, अब ये टायरोसिन है और एक आयोडीन लगा है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोआइडोटायरोसिन, MIT सिंपली मैं लिख रहा हूँ। अब लास्ट में क्या होगा कि एक यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक टायरोसिन के साथ आयोडीन आके जुड़ी, इस तरह एक बन गया MIT। अब क्या होगा कि बाद में कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि एक MIT दूसरे MIT के साथ मिलेगा, जुड़ेगा। ये जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, डाईआइडोटायरोसिन। ठीक है, 2 डाईआइडोटायरोसिन बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है कि अब MIT भी हमारे पास अवेलेबल है, DIT भी अवेलेबल है। MIT और DIT जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा T3। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी, MIT और DIT सीक्वेंस यानी कि मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन, ये जब जुड़ेंगे तो बनेगा T3। लेकिन अगर पहले आ जाए DIT बाद में MIT तो बनता है रिवर्स T3 RT3 जिसको कहते हैं। और उसके बाद फाइनली हमारे पास DIT और DIT जब आपस में जुड़ेंगे ये बना देंगे T4। तो इस तरीके से T3 T4 बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि जो T3 T4 है ये बने एज अ कंपोनेंट ऑफ द थायरोग्लोबुलिन और स्टोर भी इसी
इसी की थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में ही होंगे। अच्छा जी, अब गाइटन से मैं आपको दिखा दूँ, ये वही चीज़ है आयोडीन ट्रैप। मैंने आपको दिखाया था कि सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है। ये देखें, आयोडाइड सोडियम सिम्पोटर जो होता है, ये सोडियम पोटासियम एटीपीएच पंप इसकी एनर्जी को यूज़ करके आयोडीन को ट्रैप किया, फिर ये पेंट्रीन के थ्रू ये ल्यूमन में आया, फिर यहाँ पे परऑक्सीडेज ने इसको आयोडाइड बनाया और अल्टीमेटली ये सारी सिंथेसिस का प्रोसेस है। इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे ये वही चीज़ दिखाई हुई है जैसे मैंने आपको बताया था कपलिंग रिएक्शन के। टायरोसिन के साथ पहले आयोडीन लगेगा तो मोनोआइडोटायरोसिन, फिर डाईआइडोटायरोसिन, फिर DIT MIT, आपस में जो MIT और DIT जुड़ेंगे T3 बनेगा और T4 बनेगा। अल्टीमेटली ये वही चीज़ आपको यहाँ पे जो है दिखाई हुई है। अच्छा जी, जो सिंथेसिस मैंने आपको बताई है, अगर एग्जाम में आई तो समरी मैंने ये सारे स्टेप्स लिखनी है, आप बस ये याद कर लें। समरी क्या है कि पहले आयोडीन ट्रैप थी, आयोडाइड ट्रैप, फिर क्या हुआ थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड, फिर ऑर्गेनिफिकेशन हुई और अल्टीमेटली क्या हुआ, कपलिंग रिएक्शन हुए।